हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छी तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में जरूर जुटे होंगे। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर आज नए लुक में कैसे हैं। देखो मेरे भाई, कंटेंट बहुत धांसू है तो हमने भी सोचा कि आज लुक भी थोड़ा धांसू हो जाना चाहिए, जिससे कि बच्चों का पढ़ने में थोड़ा और मन लग जाए। आप सभी को पता है कि एक पार्ट हम आपको इस वीडियो का ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसके अंदर ALP 2024 में आए हुए जो हार्ड टाइप के सवाल थे, जो लेवल थोड़ा सा उनका जिनका मेंटेन था, वो सवाल हम लोग अर्थमेटिक के लगभग कर चुके हैं। 2-3 चैप्टर अर्थमेटिक के और बचे हुए हैं, वो हम आज करेंगे। और अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और मेंसुरेशन और हाइट एंड डिस्टेंस के शानदार सवालों का थोड़ा सा कलेक्शन इस वीडियो में आपको मिलेगा, जो इस बार TCS ने ALP 2024 में पूछे हैं। उम्मीद है कि क्लास एकदम बढ़िया दिख रही होगी, आवाज प्रॉपर आ रही होगी। अगर आप नए हैं और ये क्लास आपको पसंद आए तो दबा के क्लास में सभी लोग अपनी लाइक और शेयर जरूर ठोक देना और प्यार भरा कमेंट जो है जरूर छोड़कर जाना। पहले शुरू करते हैं, पहले पढ़ाई करो, फिर लास्ट में आपसे बात करेंगे, ठीक है। टॉपिक नंबर 8 जो है वहां तक हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। टॉपिक नंबर 9 जो है वो है समय, दूरी और चाल, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो इस पर आधारित टॉप 5 सवाल जो इस बार आपके पेपर में आए हैं, हम उनको देखने चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सभी लोग वीडियो को पॉज कर करके पढ़ें और थोड़ी सी स्पीड अगर ज्यादा लगे तो आप लोग स्पीड कम करके क्लास को देख लें, क्योंकि अगर हम धीरे पढ़ाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। हमें काफी सारा कंटेंट पढ़ना है। पूरी क्लास जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। मैथ सुंदर मास्टर से सुंदर तरीके से आपको पढ़ाना सिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं भैया। पहला सवाल कह रहा, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति नाव चला रहा है। नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। जाहिर सी बात है, आप धारा के साथ जाओगे तो कम समय लगेगा और धारा के विपरीत जाओगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो मेरे दोस्त, अगर आपको डिस्टेंस 50 दी हुई है, आप उसको छोड़ देते और डायरेक्ट आप डिस्टेंस को d मान लेते, तो d/x + y यानी धारा के साथ का समय ये हो गया, और d/x - y धारा के विपरीत का समय ये हो गया। तो धारा के विपरीत में दुगना समय लग रहा है धारा के साथ जाने में, ये हमें सवाल में कहा गया है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशनों का भाग लगाना होता है ऐसे सवाल में। ये d से d कट जाएगा, भले ही आप इसकी वैल्यू 50 किलोमीटर यहां पे रख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। x - y ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त, और x + y जो है आपका नीचे आ जाएगा, और बराबर में आपका 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से x और y की वैल्यू आएगी। x नाव की चाल होती है और y धारा की चाल होती है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - 2y बराबर क्या आ जाएगा आपका, x + y आ जाएगा। तो मेरे भाई, जब आप 2x में से x को माइनस करोगे तो केवल x बचेगा, और 2y y में जुड़ेगा तो 3y हो जाएगा। यहां से x और y का जो रेशियो है वो बाबू कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। अब हमें सवाल में दिया हुआ है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति नाव चला रहा है। मतलब जो नाव की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, जबकि यहां पर भी देखो तो नाव की चाल 3 ही है, समझ रहे हो। तो बाई की यानी धारा की चाल कितनी है, फिर 1 है। तो मेरे भाई सवाल कर रहा है धारा के अनुकूल नाविक की चाल बताओ। तो धारा के अनुकूल वाली चाल होती है x + y। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1। इस सवाल का जो सही जवाब था वो था 4, C ऑप्शन। समझ में आया। तो इस प्रकार का सवाल इस हिसाब से आपको डील करना होता है एग्जाम में। अब इसी पर आधारित देखिए जरा कैसे और सवाल पूछे गए थे। जैसे मेरे दोस्त ये वाला सवाल है, तो सवाल देखने में और पढ़ने में सेम आपको वैसा ही लगेगा। यहां थोड़ा आप डेट भी देख लेना, ये ALP 26/11/2024 में पूछा गया और ये 25/11/2024 में पूछा गया। दोनों सवाल में अंतर क्या है, आगे की चीजें सारी सेम है, बस लास्ट में ये कहा गया है कि धारा के प्रतिकूल नाविक की चाल बताइएगा। तो मतलब जैसे हमने इस सवाल में रेशियो निकाला वैसे ही सेम निकलेगा, 3 और 1, क्योंकि डिजिट सेम है। यहां इस सवाल में धारा के अनुकूल पूछा था तो जोड़ दिया था हमने, और उस सवाल में धारा के प्रतिकूल पूछा है तो 3 में से 1 घटा देंगे, और मेरे भाई इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात की गहराई नाप गए आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं बाबू, गहराई नापनी पड़ेगी, आप समझने का प्रयास करो। अगला सवाल देखो, कह रहा रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाती है। सुबह के समय वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जबकि शाम के समय जब घर लौटती है तो 15 मिनट उसको अधिक लगते हैं। तो यह बताइएगा कि ऐसी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। अब आप सभी लोग जानते हो कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मेरे दोस्त, अगर आपको औसत चाल निकालनी है तो मेरे भाई आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाओगे। तो मेरे दोस्त आप बताओ, 5 किलोमीटर आप कार्यालय गए,
गए और फिर आए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 5 और 5 10, और अपॉन में लिखेंगे आप टोटल टाइम। तो जब आप गए थे तब आपको 1 घंटा लगा था, जब आप आए तो 15 मिनट ज्यादा लगा, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, तो गए थे तो 1 घंटा, जब आए तो 15 मिनट ज्यादा, मतलब 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा जाने का और 1 घंटा 15 मिनट आने का, मतलब टोटल टाइम मिला के हो जाएगा यहां पर 2 घंटा 15 मिनट। तो मेरे भाई 2 घंटा तो फ्रेश है, 15 मिनट को घंटा बना लेंगे, 60 का भाग लगा के, 15 चौके 60, 1/4 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9/4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 40/9। ठीक है, यही आपकी औसत चाल आ जाएगी 40/9। तो 40/9 कहां पर लिखा है, सी ऑप्शन में लिखा है, देखो 9 चौके 36 और 4 40/9, बात की गहराई नाप गए। तो ये एक सवाल आया था बढ़िया सा। आगे देखो मेरे भाई, इसी चैप्टर में कौन सा सवाल और अच्छा आया है, 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे व्यक्ति की जो चाल है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। मतलब इस सवाल में यह मतलब था कि अगर 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी 56 किलोमीटर है, तो ये अगर इनकी स्पीड है तो कितने समय बाद दूरी जो है वो 4 किलोमीटर की बचेगी। तो मेरे भाई 4 किलोमीटर की दूरी कितने समय बाद बचेगी, ये निकालने के लिए आपको उल्टा सोचना पड़ेगा कि अगर दूरी 56 में से 4 किलोमीटर बच रही है, मतलब 52 किलोमीटर की दूरी ये लोग तय कर चुके हैं। तो मेरे भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि 52 किलोमीटर की दूरी 56 - 4 52 किलोमीटर की दूरी इन्होंने कितने समय में तय की होगी। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 52 किलोमीटर दूरी हो गई और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो चालें जुड़ जाएंगी, 14 और 12 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 26 दूनी 52, यानी 2 घंटे में ये लोग जो है 52 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे। तो 56 में से 52 हो गई, 4 बच रही होगी, तो ऐसा कितने समय में हुआ 2 घंटे में। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत नायाब है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम आपको इतना क्यूट और इतना सुंदर बता रहे हैं कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मैं थोड़ा सा आज प्रसन्न हूं, खुश भी हूं। पढ़ाते वक्त मैं खुश वैसे भी होता हूं, और आज खुशी का कारण यह है कि बढ़िया चीज मैं आपको दे रहा हूं। मतलब ये दोनों वीडियो, एक जो मैंने आपको पहले दिया वो और एक जो ये, अगर कोई बच्चा कंप्लीट कर लेता है, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम अभी शुरू हो रहा है, जेई का चल रहा है, सब में यही सवाल आपके बढ़िया लेवल के पूछे जा रहे हैं, हूबहू डाटा मैच हो रहा है। तो मन लगाकर जो है इसको आप वीडियो को कंप्लीट करें। अगला सवाल है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में ठीक समय पर गंतव्य पर पहुंच जाता हूं। अगर आप 10 की स्पीड से चल रहे हैं और 2 घंटे में आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, तो 10 दूनी 20 किलोमीटर की दूरी इसका मतलब आपने तय कर ली है मेरे भाई। अब सवाल कह रहा है कि यदि मैं अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दूं तो गंतव्य पर कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो पहले चाल थी 10, अगर 5 बढ़ा देगा तो चाल हो जाएगी 15। तो मेरे भाई टाइम कितना लगेगा, अब आप उसको तो दूरी बटे स्पीड आप लोग करोगे, यहां से आपका टाइम निकलेगा, इसको काट लेंगे मेरे भाई 5 से, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 3/4 का मतलब कितना होता है, तो गुणा करेंगे 60 का, तो कट जाएगा ये आपका, वैसे 4/3 है आपका, ये घंटे में निकल के आ रहा है, समझ रहे हो। हमसे ये कहा गया कि गंतव्य पर पहुंचने में वो कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, तो आपको पहले नया वाला टाइम निकालना पड़ेगा ना, जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। तो 4/3 घंटे को आप मिनट बना लो। तो मेरे भाई जब आप इसको मिनट बनाओगे, 60 का गुणा करोगे तो 20 चौके 80 मिनट उसको अब लगेंगे। और पहले कितना लग रहा था, पहले 2 घंटा लग रहा था, 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, मतलब पहले वो 120 मिनट में पहुंच रहा था, अब वो 80 मिनट में पहुंच रहा है, तो वो कितना जल्दी पहुंच रहा है, 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ये वाला सवाल था, समझ रहे हो। सवाल 2 लाइनों का है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड है। लास्ट में कह रहा है कितनी जल्दी पहुंचेगा, मतलब ये नहीं पूछा कि कितना टाइम लेगा, टाइम पूछता तो 80 मिनट आंसर होता, जल्दी पूछ रहा है। तो मतलब 120 पहले लग रहे थे, अब 80 लग रहे हैं, तो 40 मिनट जो है पहले वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच रहा है। बाबू आगे अगला टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं कि इस बार टीसीएस ने एएलपी के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के कौन से वो 5 सवाल हैं जो बढ़िया लेवल के पूछे थे। बाकी सारे सवाल इससे घटिया ही थे जो हम ये 5 आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो इनको आप सभी लोग देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का पहला सवाल ये वाला पूछा गया था एएलपी 29/11/2024 को, कि कॉट थीटा माइनस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डी। तो यहां से आपको डी का मान बताना था। अब ये सवाल ऐसा नहीं है कि आप इसमें एंगल वगैरह पुट करके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि 2 ऑप्शन के एंगल जो है सेम आ जाएंगे, लफड़े में पड़ जाओगे आप लोग। तो इसको सॉल्यूशन ही आपको करना था। अब इसको सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, देखो इधर ये जो कॉट थीटा है इसको आप कॉस और साइन में बदल दो, यानी कॉस थीटा बटे
साइन थीटा कर दो यहां पर, माइनस ये जो कॉसिक थीटा है इसको साइन में बदल दो, 1 अपॉन साइन थीटा कर दो, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ तो होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डी, उसको सेम रहने दो। यहां पूरा गेम आपको करना था। देखो दोनों जगह पर नीचे साइन है, तो यहां आप जब एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम भी साइन थीटा आ जाएगा। बोलो बात की गहराई नापते रहना, एलसीएम साइन थीटा आ गया। अब देखो यहां 1 माइनस कॉस है और यहां कॉस माइनस 1 है, तो यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, समझ रहे हो, पूरे का होल स्क्वायर होगा, और नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर जो यहां चढ़ेगा वो पूरे पे चढ़ेगा। अब मेरे दोस्त आप मुझे एक बात बताना बहुत मोहब्बत से कि बाहर माइनस है, जब स्क्वायर करोगे तो ये माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हो गया कि ऊपर वाली पूरी वैल्यू को अगर हम मिटाल दें और मिटाल कर अगर हम छोटे शब्दों में एक बात लिख दें यहां पर कि गुरुजी ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर के बाद वो प्लस ही हो जाएगा, और बराबर में क्या है, बराबर में है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डी। तो आप प्यार से एक बात यहां से समझ पाएंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इस सवाल में यहां के बाद कई सारे बच्चे फंस गए थे कि अब इसके बाद क्या करें, क्योंकि अलग अलग अगर भाग लगाओगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कुछ बनेगा नहीं, तो यहां से डी का मान कैसे निकलेगा। अब यहां पे मतलब कई लोग टेंशन में आ गए। तो यहां पे क्या था कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा था ना, इसको चेंज करना था आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, बस इतनी सी बात थी, और इस 1 पे लगाना था स्क्वायर। तो मेरे भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, गहराई ना अपना, तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से सुनते रहना। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा से ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा भी गया, बचा क्या, बचा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और बराबर में 1 अपॉन डी। तो ऊपर ऊपर 1 है तो डी का जो मान है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। मेरे दोस्त ये बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा, मतलब क्यूट सवाल लगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो यहां तक देख चुके हैं और आपने पहले सॉल्यूशन खुद नहीं किया था तो वीडियो पॉज करके इस सवाल का सॉल्यूशन खुद करने का प्रयास करना पहले, ठीक है, मतलब बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें बड़ा मतलब क्या बोलूं, शब्द नहीं है मेरे पास। गणित से मोहब्बत करना सीख जाओगे तो गणित सीख जाओगे। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था। अगला सवाल जो था ट्रिग्नोमेट्री का, ये वाला सवाल था। इसमें कई बच्चे जल्दीबाजी में +1 आंसर लगा के आ गए। एक्चुअल में इस सवाल में आंसर आएगा इसका -1। ये हमने हूबहू हमारा जो यकीन बैच है उसमें कराया भी है सवाल, मतलब इसका डाटा मैच था, हूबहू यही सेम सवाल हमने कराया था। इसको हमें कैसे करना था, देखो इधर गौर से देखना, आपको इसको एनालाइज करना था 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मतलब इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो यहां पर यहां लिखा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां आपको थोड़ा एक बात ध्यान से सुनना है, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो आप सभी को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, मतलब सेक स्क्वायर इधर आएगा, टेन स्क्वायर उधर जाएगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इसका रिजल्ट बनेगा ना, तो इसका रिजल्ट बनेगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई, अब आ जाओ यहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पे। आप सभी लोग जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मतलब आप यहां पर लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको क्या करना था, सबको साइन कॉस में बदलना था। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कर दो। ठीक है, यहां टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको भी साइन कॉस में बदल दो, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। अब आप समझ भी गए होंगे कि करना क्या है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचा क्या, केवल बचा आपका -1, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन हुआ क्या एग्जाम में, क्योंकि देखो एग्जाम में प्रेशर होता है ना, टाइम की पाबंदी होती है, टेंशन होती है, उस केस में बच्चों ने क्या गड़बड़ी कर दी कि यहां 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह माइनस टेन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा जल्दीबाजी में, उनको लगा ये टेन स्क्वायर थीटा है और +1 आंसर लगा है। तो ये एक क्यूट सा सवाल, मतलब देखो आप इस वीडियो में वही सवाल देख रहे हो जो बढ़िया लेवल के इस बार एलपी में पूछे गए हैं। तो आप समझने का प्रयास करो यहां से कि एग्जामिनर का लेवल क्या है या एग्जामिनर किस लेवल तक सोच सकता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री का अगला सवाल ध्यान से देखना है। cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर k है।
1 माइनस के अपॉन 1 प्लस के पूछा था। ये सवाल भी हूबहू यकीन बेस से है, मतलब हूबहू, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताना, हूबहू यकीन बेस से सवाल है ये, मतलब सेम डाटा मैच था सवाल का। दोस्तों मैंने यहां पर जैसे यहां पे cos 4 माइनस sin 4 है, मैंने आपको यकीन बैच में पढ़ाया था कि cos 4 माइनस sin 4 जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के ही बराबर होता है, और ये वैल्यू जो है आपकी k के बराबर होगी। देखो यहां 4 पावर लगी है, हमने 2 पावर लगा दी, क्यों? क्योंकि ये cos 4 माइनस sin 4 और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है? आप cos 4 माइनस sin 4 में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे ना, तो cos 4 माइनस sin 4 को आप cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिख सकते हो, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर की वैल्यू k ही आ जाती है। और मेरे दोस्त आप सबको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर k है, फॉर्म इस प्रकार की है। तो मेरे दोस्त इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इस चीज का फॉर्मूला होता है। और अगर हम इस फॉर्म को दी गई फॉर्म से तुलना करें तो k का मान आप समझ जाओगे कि क्या आएगा गुरुजी, tan स्क्वायर थीटा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब बहुत अच्छे लेवल के सवाल यहां पर एग्जामिनर ने पूछे हैं। मैं दिल से कह रहा हूं मेरे भाई कि ये सवाल मस्त है। वो एक अलग बात है कि आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी सॉल्यूशन तो एक एक लाइन में बता रहे हैं, वो भैया हमारी कला है ना कि हम आपको समझा बहुत कम जगह में पा रहे हैं और चीजें बहुत कम से कम लिख रहे हैं। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले जैसे नहीं मालूम है, एक तो ये कि भैया cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ही होता है, एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दूसरा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये 2 फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप इस सवाल को उड़ा दोगे। और अगर ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, फॉर्मूले नहीं मालूम, तो आप सवालों में फंस जाएंगे, क्योंकि हर सवाल वैल्यू पुटिंग से और एंगल पुटिंग से नहीं हो सकता है। बात की गहराई उम्मीद है आप नाप पा रहे होंगे। अगला सवाल देखो, जैसे ये वाला सवाल है, कोई बच्चा कहे सर 45 फुट कर दो, एक्चुअल में एंगल पुटिंग में यहां मैटर है ना, तुम कब समझोगे गधेड़े। मेरे भाई एक बात मुझे बताना जानू कि भैया cot स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान बराबर होता है ना 45 पर, इन दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, आप लफड़े में पड़ जाओगे। सर कुछ और पुट कर दो तो cosec और sin की वैल्यू बराबर हो जाएगी 45 पर। आप समझने का प्रयास कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां लफड़ा पड़ जाएगा वैल्यू पुटिंग में, tan 45 की इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, समझ में आ रहा है? cosec sin एक दूसरे के उल्टे होते हैं, सो आप सही से डिसाइड नहीं कर पाओगे। यहां पर आपको फॉर्मूले पता है तो आप सवाल जल्दी उड़ा लोगे, नहीं मालूम है तो tan को भी फिर बदलना पड़ेगा आपको और लफड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो ध्यान से, sec 4a बराबर cosec 3a माइनस 50 डिग्री। अब आप बता दो मुझे, कोई भी बालक मेरे दोस्त जो हमसे पढ़ा है, हमने YouTube पर भी सेम यही सवाल कराया था। मैं ये नहीं बोलूंगा ये यकीन बैच से मैच है, वो यकीन बैच से तो मैच है ही है, क्योंकि वहां तो पूरा फाउंडेशन हमने अच्छे से पढ़ाया है। बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये YouTube पर भी कराया अपनी सीरीज में। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी sec और cosec आपस में बराबर है, ठीक है, sec और cosec जो है अगर आपस में बराबर है तो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है। तो मेरे भाई 4a और 3a को जोड़ोगे तो 7a आएगा और माइनस यहां पर जो है आपका 50 डिग्री आ जाएगा, और इन दोनों एंगलों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 50 140, और यहां पर ये 7a था तो 140 में 7 का भाग लगाओगे जब तो 7 दूनी 14, a की वैल्यू यहां से जो है 20 डिग्री निकल कर आ जाएगी। सवाल कह रहा है cosec a प्लस 25, तो a की वैल्यू 20 है तो 20 और 25 45 हो जाता है। तो cosec 45 का मान आपको बताना है। cosec 45 का मान होता है √2, sin 45 का कितना होता है 1/√2, तो cosec 45 का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्लियर है? ये इस प्रकार का सवाल भी आया था। और ये सवाल बताओ मेरे भाई, मैंने पूरी साल कहा था नहीं, बताओ ना यार, चश्मा उतार के देख लूं क्या तुम्हें, एक बार देख लो मेरी आंखों में, ठीक है? अब बात पस लगा दे रहा हूं, रोक नहीं पाओगे तुम आज मुझे, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आज खतरनाक लुक में क्लास लूंगा, बात समझो। तो ये एक ऐसा सवाल है जो शायद पिछले 1 साल में हमने इसको 20 बार तो कराया होगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना जरूर बोलना कमेंट बॉक्स। मिनिमम 20 बार कराया होगा इस सवाल को। मैंने पता नहीं क्यों मैंने हमेशा कहा ये रेलवे का फेवरेट सवाल है, कहा था कि नहीं कहा था कि √1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos, फेवरेट। सेम सवाल चिपक गया भैया, कब चिपक गया 29/11/2024 को, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे, इसका फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स तरीका होता है कि जैसे ऊपर 1 प्लस cos थीटा है तो 1 प्लस cos थीटा रहने दो, और नीचे 1 माइनस cos थीटा है 1 माइनस cos थीटा रहने दो। लेकिन अब 1 माइनस cos थीटा का कॉन्जुगेट कर दो, यानी यहां माइनस है ना, तो 1 प्लस cos थीटा से
ऊपर गुणा कर दो और मेरे प्यारे भाई 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे भी आप गुणा कर दो। तो देखो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस कॉस इधर भी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, और स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो बाहर केवल 1 प्लस कॉस थीटा ही आएगा। नीचे देखो क्या बनेगा, नीचे बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा साइन थीटा बचेगा, और इसको अलग अलग कर दो 1 अपॉन साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा तो कॉसिक थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉसिक प्लस कॉट सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ये तो मतलब फिक्स सवाल है, मैं कम से कम 20 बार इस सवाल को यूट्यूब पर भी करा चुका हूं, बैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 बार इसको यूट्यूब पर करा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 5 सवाल जो है आपको पूछे गए थे। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 11 पर, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अब ऊंचाई और दूरी से भी बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप एंगल पुट करो मामला सेट हो जाएगा, कुछ बढ़िया सवाल भी थे। तो ऊंचाई और दूरी के आप सवाल देखिएगा। जैसे पहला सवाल बहुत ध्यान से, दो समानांतर सड़कों के बीच में 10 मीटर की एक मीनार है, ठीक है, और मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण जो हैं वो 30 और 45 डिग्री हैं। तो सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर हैं? तो जैसे मान लेते हैं कि दो सड़क है, एक सड़क यहां है और एक सड़क यहां है, और इनके बीच में एक मीनार है और मीनार की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। अब एक बिंदु से अगर हम देखें तो जो कोण है आपका वो 30 डिग्री का बन रहा है। आप कहेंगे गुरुजी अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण इधर 30 का बनेगा, अल्टरनेट से ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। और एक कोण जो है मेरे भाई अवनमन वाला वो 45 बन रहा है, तो आप कहेंगे सर 45 तो अवनमन यहां बनेगा, वो अल्टरनेट से यही 45 हो जाएगा। अब यहां से आपको इन दोनों सड़कों की ये वाली कांटा दूरी आपको बतानी थी, तो मेरे भाई कैसे बताओगे? देखो 30 के सामने एक होता है और ये 45, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा। ध्यान से सुनना, 60 के सामने होता है √3, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 √3 हो जाएगी। अच्छा √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है, मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 जो है आपकी ये वाली लंबाई निकल कर आएगी यहां से यहां तक केवल, ठीक है। अब आप इधर देखो इस वाले ट्राइंगल में, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये वाली भुजा 10 है अगर, तो ये वाली भुजा भी 10 हो जाएगी मेरे भाई यहां से यहां तक, तो 10 और ये 17.32 को अगर जोड़ देंगे तो टोटल दूरी जो है 27.32, ए ऑप्शन जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार का सवाल था। बोलो क्लियर हो गया? यस सर लिखते रहना, बड़े मोहब्बत से पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं मेरे भाई। मैं ये जरूर मानता हूं अगर थोड़ी सी स्पीड आपको ज्यादा लग रही है तो वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो कर लेना। क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कम ज्यादा करके देख सकते हैं। मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए ध्यान से भैया। अगला कह रहा एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो अगर सेम बिंदु से एक कोण 30 और एक 60 दिया हो तो ऐसे केस में जो पेड़ कितना बड़ा हुआ है अगर आपको ये निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बताया था h√3 माइनस h/√3। अगर सेम बिंदु से एक कोण 30 और एक 60 है तो यकीन बैच में पढ़ाया था फुंतरू कि डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है h√3 माइनस h/√3। h कितना यहां पे दिया हुआ है 300, तो 300√3 माइनस 300/√3, बस यही डायरेक्ट आपका आंसर है कि ये पेड़ कितना बड़ा हुआ डायरेक्ट निकल आएगा। तो मेरे भाई यहां से आप 300 को कॉमन ले लो। जब आप 300 को कॉमन लोगे √3 का √3 में गुणा करोगे 3, यहां से 300 चला गया तो 1 बचेगा और नीचे मेरे भाई √3 बचेगा। अब 3 में से 1 घटाओगे 2 हो जाएगा यहां पर, ठीक है, तो 2/√3 आ गया। अब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लो, ऊपर भी √3 नीचे भी √3। अब √3 गुणा √3 करोगे तो कितना होगा? √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, और 3 से 300 100 बार कटेगा और 100 का 2 में गुणा कर दोगे अगर तो 200√3 जो है इस सवाल का परम सत्य जवाब था, सी ऑप्शन। क्लियर है? 200√3 जो है इस सवाल का परम सत्य जवाब था, सी ऑप्शन। h√3 माइनस h/√3 लगाना था आपको डायरेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखो, एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी, मान लेते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ यहां से है, यहां से टूट गया और टूट के जमीन से गिर गया, आंशिक हिस्सा अभी भी जुड़ा हुआ है। पेड़ की मूल ऊंचाई 24 थी, मतलब पेड़ की मूल ऊंचाई 24 होने का मतलब पेड़ जो है पता है कौन सा है पेड़? मतलब पेड़ केवल ये नहीं है, यहां से यहां तक पेड़ नहीं है, पेड़ ये भी है, समझ रहे हो, जो टूट के गिरा है। तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई 24 दी हुई है आपको, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि यह पेड़ किस ऊंचाई पर टूटा, तो 30 के सामने 1 होगा, यहां 60 होगा,
तो √3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 90 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर हम पेड़ की टोटल मूल लंबाई को देखें तो 2 ये और 1 ये मिलाकर कितना हो जाएगा, पेड़ की लंबाई 3 हो जाएगी, जबकि पेड़ की टोटल मूल लंबाई 24 मीटर है। अब पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो पेड़ तो यहां से टूटा है, तो ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1 यूनिट है, तो 3 की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 24 8 मीटर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है चश्मा लगा के ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर से आज एक फीलिंग आ रही है, और वो ये कि यार चश्मा लगा के बहुत बेहतरीन आउटपुट दे रहा हूं मैं, हैं। अगला सवाल बताइए आंसर क्या होगा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जमीन के एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंबे पर लगे एक झंडे के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है, तो झंडे की ऊंचाई बताओ। ये वैसा ही सवाल है जो भी वहां पर था कि पेड़ कितना बड़ा हुआ, वैसा ही सेम सवाल ही है भैया, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग सवाल नहीं है, परेशान मत हो जाना। ये कह रहा है कि जमीन के एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे खंबे पर लगे एक झंडे के, बस वहां पर पेड़ था, यहाँ झंडा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां से ये जमीन है और यहां से 18 मीटर ऊंचा, यानी 18 मीटर ये लंबाई हो गई, 18 मीटर ऊंचाई पर इस वायर पर या ये जो भी खंबा है इस पर एक झंडा लगा हुआ है। ये झंडा है जो ब्लू कलर का है, वो झंडा है, और ये आपका खंबा है। ठीक है, अब खंबा है 18 मीटर ऊंचा, इससे ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, और इस झंडे का ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण 60 और 30 है। मान लेते हैं ये यहां से आप देख रहे हो, तो इसका जो नीचे वाला कोण है वो कितना है, नीचे वाला कोण वो 30 डिग्री है, ध्यान से सुनना भैया। और इसी बिंदु से अगर हम झंडे के ऊपर वाला कोण देखें तो वो 60 डिग्री है। ये अब क्यूट सवाल हो गया, ऊपर वाला कोण पूरा कितना हो गया, 60 डिग्री का। अब हमें बताना कि झंडा ये कितना ऊंचा है, मतलब ये केवल जो व्हाइट पोर्शन है ना, इसकी लंबाई बतानी है। सवाल समझ में आ रहा है, सवाल बढ़िया लेवल का पूछा गया था मेरे भाई ये वाला। अब इसकी ऊंचाई आपको बतानी, कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ले लो आप, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, और अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल 60 होगा, तो मेरे भाई 30 के सामने 1 यूनिट हो गया, 60 के सामने √3 होता है, तो 1 की वैल्यू 18, तो √3 की कितनी हो जाएगी, 18 √3 हो जाएगी, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 18 √3 हो गई छोटे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको ध्यान से सुनना, मजेदार सवाल है। अब जब आप पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे तो फिर आप ये एंगल देखो, ये 60 डिग्री का है, तो 60 के सामने जो पूरी ये वाली जो पूरी भुजा होगी ये √3 होगी, बोलो हाँ या ना, यहां से यहां तक पूरी। और मेरे भाई अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल फिर 30 डिग्री का होगा, है ना, और 30 के सामने 1 होता है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 18 √3 के बराबर हो गई, तो √3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, तो अगर 1 यूनिट इतने के बराबर है तो √3 की वैल्यू निकालोगे तो इसमें √3 का गुणा करोगे, तो मेरे भाई जब आप इसमें √3 का गुणा करोगे तो √3 गुणा √3 3 और 18 3 54, यानी 54 मीटर की लंबाई हो जाएगी। कहां से कहां तक, ये पूरी लंबाई ये 54 मीटर हो जाएगी, जिसमें से नीचे ये वाली जो खंबा है ये 18 मीटर का है, तो 54 में से 18 घटाएंगे तो झंडे की लंबाई कितनी बचेगी, 36 मीटर की बचेगी। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो आप, कितना प्यारा सवाल और कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो भैया, गौर से समझो ना बात को। छोटे ट्राइंगल को लिया हमने तो 30 के अकॉर्डिंग निकाला, तो नीचे वाली भुजा आ गई 18 √3। बड़े वाले ट्राइंगल को लिया तो ये 60 है तो वो 30 है, 60 के सामने पूरा √3 हो जाएगा, 30 के सामने 1 की वैल्यू 18 √3 दी है, तो √3 की निकालोगे तो 54 हो जाएगी। पूरी ये भुजा 54 है, जिसमें से खंबे की लंबाई 18 है, 54 में से 18 घटाएंगे तो जो झंडा है वो 36 मीटर का बचेगा। बात की गहराई नाप रहे हैं कि नहीं नाप रहे हैं? आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे दोस्त, अगला सवाल गौर से देखो, बहुत ध्यान से। रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई 8 और 15 सेंटीमीटर है, मतलब रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतें हैं, जिसमें एक इमारत 8 मीटर ऊंची है और जो दूसरे की इमारत है वो 15 मीटर ऊंची है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, और इन दोनों इमारतों के एक दूसरे के जो बिंदु हैं वो 24 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये वाली जो दूरी है वो 24 मीटर है। कह रहा है कि उनकी मिट्टी की इमारतों के शिखर एक दूसरे से कितनी दूर है, शिखर मतलब एपेक्स पॉइंट है ना, ये दूरी कितनी है इनकी आपस में, ये वाली दूरी आपको निकालनी है। तो ऐसा सवाल कैसे करोगे, देखो अगर ये 24 है तो यहां से यहां एक लाइन बढ़ाओ, ये भी 24 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अब अगर ये 8 है तो ये पूरा 15 है, इसमें से 8 आप माइनस करोगे, ये भी 8 होगा ना फिर यहां से यहां तक, तो 15 में से 8 माइनस करोगे तो ये वाली भुजा यहां से यहां तक 7 मीटर बचेगी, और ये 7 और ये 24, ये 24 और ये 7, तो ये वाली 25 नहीं हो जाएगी, 7 24 25 का ट्रिपलेट मैच हो गया। बी ऑप्शन क्लियर है, 7 24 25 का ट्रिपलेट, समझ में आ रहा है। मैंने पूरी साल ट्रिपलेट रटवाए हैं आपको, कहा भी था कि ट्रेंडिंग ट्रिपलेट ये हैं और इन्हीं पर सवाल आएगा, तो ये ट्रिपलेट पर सवाल आ गया 7 24 25 वाला। अगर नीचे वाला 24 हो तो ये भी 24 होगा, तो मेरे 15 में से 8 घटाओगे तो यहां ऊपर 7 बचेगा, 7 24 25, शिखर की जो दूरी है वो 25 आ जाएगी। अगला नेक्स्ट टॉपिक नंबर 12, जिसका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई का सवाल देख लो, डीआई के सवाल सारे बहुत इजी आए थे, बहुत ही मतलब कोई ऐसा सवाल हमें मिला ही नहीं सारी शिफ्टों को देखने के बाद जो डीआई का बहुत तगड़ा सवाल हो।
मतलब जैसे हमने यूट्यूब पर आपको कराए थे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, वैसे तो नहीं आए। डीआई से बहुत आसान आसान सवाल ही आए हैं, मतलब एक लाइन वाले डायरेक्ट सवाल आए हैं, लेकिन आसानी आपको इसलिए हो गई डायरेक्ट करने में कि आप बढ़िया लेवल के कर चुके थे। तो मेरे भाई जैसे एक सवाल ये डीआई का आया, यहाँ एक आपको डाटा दिया हुआ है, सवाल कह रहा खेल और योगा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का औसत बताओ। तो मेरे भाई खेल में कितने लोग हैं 25 और योगा में कितने लोग हैं 15, इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और औसत बताना है तो 40 का आधा कर देंगे 20, बस इतना सा करना था। देखना आगे कह रहा है यहाँ पर ये डाटा दिया 2019 में, ये 2020 का डाटा है। सवाल कह रहा है कि भैया ये बताइएगा कि वर्ष 2019 और 20 में बेची गई वस्तु X की संख्या के बीच में अंतर कितना है। मतलब 19 और 20 में वस्तु X, तो ये वस्तु X है, 19 और 20 इनका अंतर पूछा है। 125 और 110 में कितने का अंतर है भैया, तो 125 और 110 में 15 का अंतर है, सी ऑप्शन। समझ में आ रहा है, मतलब 2019 और 20 में जो वस्तु X है ना उनके बीच में अंतर पूछा है, तो 125 और 110 में 15 का अंतर है, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखो डीआई का, यहाँ एक डाटा दिया हुआ है, सवाल कह रहा है वर्ष 2016-18 का औसत बताओ कितना है। तो 16 में कितना है 20 और 18 में कितना है 40, 40 और 20 60 और 60 का आधा कर देंगे 30 करोड़ औसत हो जाएगा, बस डी ऑप्शन। क्लियर है, 30 करोड़ क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा, ये करोड़ों में ही दिया हुआ था डाटा। अगला ये आया था डीआई का, ये एक डाटा दिया है, कह रहा दुकान बी की तुलना में दुकान सी ने कितने % वस्तुएं अधिक बेची हैं। तो दुकान बी ने कितनी बेची है 1250, दुकान सी ने कितनी बेची है 1500, तो सी ने कितने % अधिक बेची है ये पूछ रहा है। तो भाई 1500 जो है वो 1250 से कितना अधिक है, तो 1500 जो है वो 1250 से मेरे प्यारे भाई 250 अधिक है। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सर सही बात है, 250 अधिक है, किससे 1250 से। तो मेरे भाई 1250 का भाग लगाएं, गुणा करेंगे 100 का। अब 0 से ये 0 काट दो, 25 पंचे 125, 5 से 100 काट दो, यानी कि 20% अधिक सेलिंग की है सी ने, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ही ऑप्शन। खत्म, 20% अधिक सेलिंग की है सी ने, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये डीआई के सवाल थे। ये एक सवाल आया था डीआई का, कह रहा बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या मेट्रो का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बीच में अनुपात बताओ। तो बाइक का कितने कर्मचारी उपयोग कर रहे हैं 300 और मेट्रो का कितने कर रहे हैं 150, 150 और 300 का अनुपात क्या होगा 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, 150 दूनी 300, ए ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो बात की गहराई नाप पा रहे हैं, यस सर लिखते रहना अगर मजा आ रहा हो। ठीक है, 2 और 1 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त अगला सवाल तो नहीं है, डीआई में सारे ऐसे ही सवाल आए थे। अगला टॉपिक है रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात और समानुपात से इस बार कैसे सवाल आए थे, जैसे मेरे भाई आपका ये एक सवाल देखो। अब आप कहेंगे कि सर गुरुजी ये रीजनिंग का सवाल है, ये तो आपको अब पता चल गया ना जब आप पेपर से बाहर निकल कर आए। कई बच्चे, अच्छा हाँ या ना बोलना जरूर, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, कई बच्चे एग्जाम हॉल में, क्योंकि पेपर में ये तो लिखा नहीं था कि ये रीजनिंग का है, ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ये सारे मैथ के हैं, मतलब अलग अलग, तो कई बच्चे यहां इस वाले सवाल में एनालॉजी का ना समझ के अनुपात समानुपात का समझ लिए, और मेरे भाई उसकी वजह से उनका जो है ये सवाल नहीं बन पाया। कई बच्चे, जैसे ये सवाल आया था यहाँ रेशियो वगैरह देखा, उनको लगा कि ये सवाल तो अनुपात समानुपात का है, और वो अनुपात समानुपात वाला दिमाग लगाते रहे, उससे आंसर नहीं आया। सवाल था ये एनालॉजी से, तो उसी हिसाब का इसमें दिमाग लगाना था, लेकिन मैंने रेशियो में इसलिए डाल दिया ताकि मैं आपको ये सवाल यहाँ बता सकूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा ये सवाल, क्योंकि नया पैटर्न है रेलवे का, ये आना है। हालांकि इस पर सेपरेट एक वीडियो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, बट इस वीडियो में भी हमने सोचा कि हम इसको आपको बता दें। जैसे ये सवाल था तो देखने में रेशियो प्रोपोर्शन का लग रहा है, बट ये है रीजनिंग का। यहाँ एक्स और वाई की आपको वैल्यू बतानी थी, एनालॉजी का सवाल था, मतलब एक्स और 243 में जो रिलेशन है वही 17 और वाई में होगा, ऐसे करके एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं इन सवालों को ऑलरेडी एक वीडियो में करा चुका हूं, तो मुझे पहले से पता है कि ये वाला सवाल में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, हमने पहले ही दिमाग लगाया था बैक एंड पर भैया, सीधी बात है। जैसे जब हमने इस सवाल को देखा आपके एलपी के एग्जाम में और हमने इसको यहाँ टाइप कराया, तो तुम इतना सोच सकते हो कि जब हम इसको टाइप करा रहे हैं तो हम इसको देख भी तो रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा। रेलवे ने कोई सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, तो हम यहां दिमाग भी तो लगा चुके हैं कि ये होगा कैसे, तो वो दिमाग हम लगा चुके हैं। तो ये कैसे होगा मैं आपको वो डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि यहां पर क्या होगा, x की वैल्यू को आप अगर 25 लेते हैं और ये 243 दिया हुआ है, ऐसे ही मेरे प्यारे भाई ये 17 दिया हुआ है, और y की वैल्यू को जो है आप 171 ले लो, तो यहां पर एनालॉजी जो है वेरीफाई हो रही है। कैसे देखो, 25 में अगर आप 9 का गुणा कर दो तो 25 निम्मा 225 होता है। ठीक है, और 225 में अगर आप 18 जोड़ दें तो मेरे भाई जो है आपका 243 निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही 17 में अगर आप 9 का गुणा कर दें तो 153 होगा, और 153 में अगर आप 18 जोड़ दें तो मेरे दोस्तों 171 निकल कर आ जाएगा। तो जो सही एनालॉजी यहां पर बनेगी डी ऑप्शन बनेगा। क्लियर है भैया? अब बस इतना फर्क है कि हमने बता दिया है कि हम इस सवाल को पहले जब यहां टाइप हो रहा था तो हम सॉल्व इसमें कर चुके हैं, हमने पूरा का पूरा मतलब
2 घंटे 3 घंटे लगाए हैं, तब इस टाइप के लगभग 20 सवाल आए थे सारे शिफ्टों में मिलाकर। मैंने सारे शिफ्टों के लॉजिकों को तोड़ दिया है। तो मेरे भाई दिमाग हमें भी लगाना पड़ता है कि ये लॉजिक यहाँ एग्जामिनर ने क्या लगाया है, समझ रहे हो, तभी तो ये क्लास आपको मिल पा रही है। आपको लगता है कि डायरेक्ट आकर, भाई मेहनत हमें भी करनी पड़ती है, समझ रहे हो भैया। जैसे ये यूनिक सवाल था, अलग सवाल था, जैसे मैथ का कोई भी सवाल हो तो उसमें उतना नहीं देखना पड़ता, पर रीजनिंग का जैसे ऐसा सवाल है कोई, तो इसमें दिमाग तो हमें भी लगाना पड़ेगा है। अब मैं आके ऐसे फ्री फंड में लंबी लंबी हैंकने लगूं कि नहीं ये तो देखते ही झट से हो गया, नहीं भाई, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लगेगा। रीजनिंग होता है दिमाग का खेल, समझो इस बात को। रीजनिंग में कुछ चैप्टर, जैसे सीरीज का कोई सवाल है, तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया की जितनी सीरीज हैं वो सब हमें रटी पड़ी है कि अच्छा ये है तो ऐसा ऐसा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। हमें भी लगाना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा प्लस माइनस हो रहा है, स्क्वायर क्यूब हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो वहां सवाल देख के ही पता चलता है। तो मैं ऑलरेडी इस सवाल को देख चुका था। अगला सवाल ये जैसे गणित का है, ये कह रहा है कि 2 कक्षाएं ए और बी हैं, यदि 7 विद्यार्थियों को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है तो बी में ए से दुगनी संख्या हो जाती है, और अगर 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेज दें तो मेरे भाई दोनों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाती है। कह रहा है दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस बताइए, धनात्मक अंतर बताइए। इस सवाल को मैं एक लाइन में आपको बता सकता हूं। कई बच्चे देखकर एकदम टेंशन में आ गए, एग्जाम में बहुत टाइम खराब कर दिया, इक्वेशन वगैरह बनाई इसमें, बट एक लाइन में ये सवाल हो रहा था। देखो ना इसका सॉल्यूशन देखो, शानदार। मैं जब इसको एक बार पढ़ा तो पहली बार पढ़ते ही मेरे दिमाग में यही समझ में आया कि ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है सवाल, ये मूर्ख बना रहा है एग्जामिनर। देखना, कह रहा है कि यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेज दें तो दोनों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। तो मैंने कहा जैसे ए कक्षा में ए विद्यार्थी मान लो और बी कक्षा में बी है। अब सवाल कह रहा है कि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेज दो, मतलब बी में से 3 कम कर दो और ए में 3 ऐड कर दो। ऐसा करने पर दोनों की जो संख्या है बराबर हो जाती है। ऐसा सवाल ने कहा, हमने नहीं कहा। हमने बी को इधर भेज दिया, हमने कहा ए माइनस बी, और हमने 3 को इधर भेज दिया तो -3 और ये भी -3 तो -6। हमसे क्या पूछा था बताओ? हमसे कह रहा दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों का अंतर, और कौन सा अंतर? पॉजिटिव डिफरेंस बताइएगा मेरे दोस्तों, पॉजिटिव डिफरेंस आपको बताना था। तो मेरे भाई एक बात बताओ, दोनों कक्षाओं का ये अंतर ही तो है। अब भले ये -6 आ रहा है, बट हमें तो पॉजिटिव डिफरेंस बताना सवाल के अकॉर्डिंग, तो +6 आंसर लगा दो, बस खत्म। इक्वेशन वगैरह सॉल्व थोड़ी यहां करनी थी। a माइनस बी का अंतर ही तो आ गया -6, और अंतर वैसे भी कभी नेगेटिव नहीं होता है, समझो इस बात को। सब ये कई लोग जानते नहीं है, क्या बताऊं मैं, सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है। जैसे 4 में से 5 घटाओ तो -1 आ सकता है, 3 में से 8 घटाओ -5 आ जाएगा। घटाना सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है, अंतर नेगेटिव होता ही नहीं है। कोई कहे 8 और 5 का अंतर कितना है तो +3 बताओगे, समझे। कोई तुमसे बोल दे कि 10 और 7 का, या कोई बोल दे 17 और 26 का अंतर कितना है, तो 17 और 26 का अंतर तुम +9 बताओगे, ना कि -9। और मैं कहूं 17 में से 26 माइनस कर दो तो -9। समझ रहे हो मेरे भाई? मतलब ये पॉइंट आपको सीखने समझने पड़ेंगे। तो यहां अंतर पूछा तो अंतर तो वैसे भी पॉजिटिव ही होता है, तो बी आंसर हो जाएगा, खत्म। और दूसरी बात मैं यहां एक बात और भी बता दूं, अंतर, प्यार, मोहब्बत, दूरी और लंबाई, क्या बोला, डिफरेंस जो होता है किस किस का, लंबाई का, दूरी का, प्यार का, मोहब्बत का, कभी नेगेटिव नहीं होता है। हमेशा ये चीजें सकारात्मक होती हैं अगर आप कर पाए। आप खुद ही नेगेटिविटी फैला देते हो, इसलिए दिक्कत आती है। अगला सवाल आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर एक 3 अंक, ये तो सवाल डायरेक्ट फ्रॉम द यकीन बैच था, मतलब हूबहू मैंने 1332 ही लिखाया था अपने यकीन बैच में, 1332 ही लिखकर पेपर में आया। साफ सीधी बात है, सब बच्चे जानते हैं, स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट पर डला है, चेक करो। 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इसका इकाई अंक जो है और दहाई का अंक जो है और सैकड़े का अंक जो है वो 2, 3 और 4 है। और इस संख्या का अगर उलट दें तो योग 1332 है। तो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो इस सवाल में करना केवल इतना था कि जो अनुपात आपको 2, 3, 4 दिया है, इस 2, 3 और 4 के अनुपात को डबल करना था केवल आपको, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, मतलब जो संख्या जिसकी ये बात कर रहा है वो 468 थी। यहां पर उल्टा कर देंगे तो मेरे भाई ये 864 हो जाएगा। दोनों को जोड़कर देखोगे 1332 ही आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई हमें इन दोनों संख्याओं का अंतर बताना था। तो 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से कितना जाएगा आपका
सॉरी 7 में से आपका 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 396 इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट सवाल था ये वाला। आगे देखो अगला सवाल। एक सवाल ये आया था, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। ये मैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब वाली क्लास में सॉल्व करवा चुका हूं कि अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी। पढ़ के देखो, ये बढ़िया सवाल था, मतलब बढ़िया लेवल का सवाल था। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, तो अमिता ये मान लेते हैं, ये यहाँ नाम का बड़ा गेम था और ये अमृता है। ठीक है, तो अमिता अपनी अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अगर अमृता x की है तो अमिता जो है वो x+2 साल की हो जाएगी, x+2 2 साल बड़ी है। सवाल कह रहा है कि अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से डबल है, मतलब अमिता की आयु x+2 है, तो पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु होगी x+2 का डबल। ये फादर की आयु हो जाएगी, किसके फादर की, अमिता के फादर की। ठीक है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से डबल है। अगर अमृता की आयु x है तो बहन की आयु x/2 हो जाएगी, मतलब आधी, क्योंकि अमृता की डबल है ना, अमृता की बहन से डबल है, समझो। तो अगर अमृता की x है तो बहन की x/2 आधी नहीं हो जाएगी, अगर ये वैल्यू इसकी डबल है तो ये आधी हो जाएगी फिर, है ना। और इन दोनों का मतलब फादर का और सिस्टर का जो अंतर है वो 43 वर्ष के बराबर यहां पर दिया था। यहां से x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी, तो 2x + 2 दूनी 4 माइनस का x/2 है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 चौके यहां पर 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन ये आप कर लेना मेरे भाई, भड़बड़ा मत जाना कि लोग गुरुजी ने एकदम से कैलकुलेशन कर दी, कोई ऐसे बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का उधर जाकर, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 43 दूनी 86 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4x में से x घटाओगे 3x बचेगा, 86 में से 8 माइनस कर दो तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपका 8, और यहां कितना बचेगा आपका, तो यहां पर आपका बच जाएगा 7। ठीक है, तो 78 हो जाएगा, 3 से 78 को काट दो, x का मान आ जाएगा 3 तुर का 9, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 6 18, x का मान आ गया 26। x क्या था, अमृता की आयु थी 26। सवाल क्या पूछ रहा है, अमिता और अमृता की आयु का योग। तो अगर x यानी अमृता की 26 साल है तो अमिता की कितनी होगी, 26 और 2 28, तो 28 और 26 का योग बताना था। तो 28 और 26 को जोड़ोगे जब आप, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, आपका आ जाएगा 54, ऑप्शन नंबर डी। तो ये इस सवाल का आंसर था, मतलब ये बढ़िया सवाल पूछा गया था आयु चैप्टर से। इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, रेशियो वगैरह वाला मेथड यहां नहीं लगेगा। यहां आपको अपनी एक्स को याद करना ही पड़ेगा, भले ही वो बहुत खराब थी, उसने बहुत दुख दिए, दर्द दिया आपके जीवन में, बट यू विल हैव टू रिमेंबर एक्स। बात समझो, यहां दोगुना वगुना दिया हुआ है, अंतर वंतर दिया हुआ है, यहां रेशियो नहीं लगेगा। अगला ये सवाल, ये वैसा ही रीजनिंग वाला सवाल था, तो इसमें भी हमने दिमाग लगाया कि x की वैल्यू को अगर आप यहां 18 रख दें और y की जो वैल्यू है उसको 676 रख दें, तो एनालॉजी जो है वेरीफाई यहां पर हो रही थी। 18 क्यों रख दें, क्योंकि 18 में अगर आप 5 जोड़ दें तो 23 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर कर दें तो 529 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही 21 में अगर आप 5 जोड़ दें तो 26 हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर कर दें तो 676 हो रहा है। तो मेरे भाई यहां पर ये वाला लॉजिक यहां लग रहा था कि जो वैल्यू यहां थी आप x और y की मान रहे हैं उसमें 5 जोड़ के स्क्वायर कर दो, इसमें 21 में 5 जोड़ के स्क्वायर कर दो, तो एनालॉजी वेरीफाई थी इसमें। ठीक है भाई, टॉपिक नंबर 14 मेंसुरेशन। भाई इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस बार पूछे गए, है ना, मेंसुरेशन से। इसी टॉपिक का मुझे काफी देर से इंतजार था। जो आपका ये क्षेत्रमिति टॉपिक था ना, इसमें बड़े प्यारे प्यारे सवाल पूछे गए, और आप विश्वास मानो, बिलीव करो कि एक भी सवाल जो YouTube पर हमने आपको हाई लेवल की प्रैक्टिस कराई थी ना, उससे बाहर नहीं आया। जो YouTube पर हमने हाई लेवल की प्रैक्टिस आपको कराई थी ना, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आया। समझो इस बात को, मतलब पहला ही सवाल जब आप अभी देखेंगे तो पढ़ने में बहुत कठिन है, बट आप याद, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने ये सवाल कब कराया था। जैसे मेंसुरेशन का आप पहला सवाल देखिएगा गौर से, बहुत ध्यान से। मतलब ये सवाल जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। मैंने कहा यार एग्जामिनर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एग्जामिनर है, मतलब आई लव दिस। ठीक है, देखो इधर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गेंद ली जाती है, गेंद होता है गोला। ध्यान से सुनना, टाइम देकर समझाऊंगा मेंसुरेशन के सवालों को, है ना, जल्दी में समझा दूंगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी ध्यान रखना इस बात का। ये एक गोला है, एक गेंद है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना। अब इस गेंद के केंद्र में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलनाकार छिद्र को ड्रिल किया जाता है। मतलब इस गेंद में केंद्र से एक हमने बेलनाकार छिद्र को ड्रिल कर दिया, ड्रिल मशीन से एक बेलनाकार आकार बना दिया इसके बीच में। गहराई ना अपना, जैसे हम ऊपर से बना रहे हैं बेलनाकार आकार, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पल्ले पड़ जाए बात। जैसे यहां से हमने एक ड्रिल कर दिया इस गेंद में इस प्रकार का, ठीक है, एक छेद कर दिया आर पार, समझ रहे हो। और ये जो छेद हमने किया है इसके अंदर, ये बेलनाकार छेद है, और ये जो छेद हमने किया है ना मेरे भाई, इस छेद की जो त्रिज्या है वो कितनी है मेरे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और इस पूरी गेंद की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से, पूरे गेंद की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और इस बेलनाकार छिद्र का जो ये त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। सवाल क्या कह रहा है, नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा विकल्प खोखली गेंद के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
और मूल गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात का मान का सबसे निकटतम वैल्यू है। मतलब कि जब आपने छेद नहीं किया होगा तो नॉर्मल गोला होगा, नॉर्मल गेंद स्फीयर होगा। जब आपने छेद कर दिया इस प्रकार का तो ये गेंद खोखली हो जाएगी अंदर से, महसूस करना 3D है ये। तो जब आप छेद कर देंगे तो वो गोला गोला हो जाएगा ना गेंद के अंदर, ऐसा हाथ डाल सकते हो आप, समझो इस बात को। तो ये यहां पे छेद हो जाएगा। तो सवाल कह रहा है जो खोखली गेंद है, मतलब जो छेद वाली गेंद है, उसका टोटल सरफेस एरिया, और जो बिना छेद वाली मूल गेंद है उसका टोटल सरफेस एरिया का निकटतम अनुपात बताओ। मतलब दोनों के एरिया का अनुपात निकालो अपने अकॉर्डिंग, और उसके क्लोजेस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है, सबसे निकटतम कौन सा अनुपात है। अब इस सवाल को कैसे करना था, आप सभी लोग जानते हो, आगे रखना मतलब ऊपर रखना है खोखली गेंद का एरिया और नीचे रखना है आपको मूल गेंद का एरिया। तो मूल गेंद का जो एरिया होगा वो नीचे रखना है, तो वो कितना होगा 4πr²। भाई स्फीयर का जो एरिया होता है 4πr² होता है, तो 4 गुणा पाई की वैल्यू रख दो यहां पर 22/7, या ना रखो क्योंकि 4 गुणा पाई रख दो यहां पर 4πr², और मूल गेंद की त्रिज्या 10 है तो 10 का स्क्वायर 100। तो मेरे भाई जो मूल गेंद का एरिया होगा वो आ जाएगा 10 चौके 400 पाई। ध्यान से सुनना भैया, बहुत ध्यान से। अब पूरा जो खेला इस सवाल में था वो था खोखले वाले गेंद का, खोखली वाली जो गेंद है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने का पूरा खेला था। लेकिन हमें क्योंकि रियल अनुपात नहीं बताना है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि रियल अनुपात यहां निकालना संभव नहीं है, क्योंकि उसने सवाल थोड़ा अधूरा टाइप सा दिया है, उसने जानबूझ के दिया है। हालांकि वो उसने ये नहीं बताया कि ये जो छेद है वो गेंद के आर पार गया है, या एक तरफ से ही केवल आपने छेद किया है और बीच में रुक गए जाके, दूसरी तरफ नहीं निकाला। जैसे कोई मेरे गोली मारे इधर से मान लो और वो इधर ना निकले, यहीं लग के बीच में रह जाए, तो उसने ये नहीं बताया कि छेद पूरा आर पार है या आर पार नहीं है, उसने ये नहीं बताया। तो यहां पर क्या है, रियल वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम मानेंगे कि छेद को यहां से लेकर गेंद तक दिया गया है, आर पार नहीं दिया गया है। तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो जो गेंद का बाहर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² वो रहेगा ही रहेगा। ध्यान से सुनना, बड़ा गेम है यहीं पर। जो 4πr² होता है पूरी गेंद का वो तो रहेगा, लेकिन इसमें से कुछ चीज माइनस होगी। क्या माइनस होगी, एक तो ये नीचे वाला जो सर्कल आएगा आपका, क्योंकि जब यहां ड्रिल कर दोगे तो ये वाली जो सर्कल वाली यहां जगह है वो तो बचेगी ना, खाली हो जाएगी। ऐसे जो ऊपर सर्कल वाली ये जगह है ये भी खाली हो जाएगी। तो मतलब 4πr² में से 2πr², मतलब नीचे का πr² और ऊपर का πr², ये आपको माइनस करना पड़ेगा, 2πr² माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अब लेकिन जब आप ये छिद्र करेंगे तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इस बेलन का, इस सिलेंडर का, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये तो आ जाएगा ना टोटल सरफेस, मतलब ये नए सरफेस बन जाएंगे। इमेजिन करो आपके पास एक अमरूद है, आप उसमें चाकू घुसेड़ देते हो, आर पार कर देते हो, तो गूदा बाहर निकल जाएगा अमरूद का। अब अमरूद के गूदा बाहर निकलने से नया सरफेस बन जाएगा ना उसके अंदर, जिसमें आप उंगली डाल सकते हो, फील करना पड़ेगा। तो उस सरफेस का एरिया भी तो जुड़ेगा ना फिर टोटल में। तो मेरे दोस्त वही मामला है कि आपका ये वाला जो सरफेस है πr², ये तो माइनस हो जाएगा टोटल में से, लेकिन ये जो नया सरफेस आपका कर्व्ड सरफेस आया है ये यहां ऐड हो जाएगा। मतलब 4πr² माइनस 2πr² प्लस 2πrh, इस प्रकार से आपको यहां पर मामला सेट करना था। तो 4πr² में से 2πr² माइनस करोगे तो 2πr² बचेगा, और 2πr² में 2πrh आप जोड़ दोगे। तो मेरे भाई 2πr² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर की वैल्यू तो 10 है, तो 2πr² की 10 का स्क्वायर 100 दूनी 200 पाई, तो मतलब 2πr² जो यहां से यहां तक होगा वो 200 पाई हो जाएगा, 200 पाई प्लस, अब देखो 2πrh की वैल्यू निकालो। तो मेरे भाई देखो आर तो 10 है और ऊंचाई जो यहां से यहां तक इसकी होगी ये वाली पूरी, ये कितनी हो जाएगी, तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, तो 10 ऊपर की और 10 नीचे की, तो ऊंचाई 10 हो जाएगी। तो जब आप 2πrh रखोगे तो आर की जगह भी 10 और h की जगह 20 रखोगे, मतलब 10 ऊपर और 10 नीचे। तो मेरे भाई 20 गुणा 10 करोगे 200, और 200 दूनी कितना हो जाएगा, तो 200 दूनी मेरे प्यारे भाई आपका यहां पर हो जाएगा 400 पाई। तो मतलब ऊपर ये आपका 400 पाई आ गया। अब 400 पाई और 200 पाई जब जोड़ोगे तो यहां पर कितना आंसर आएगा आपका 600 पाई बटे 400 पाई। जब आप इसका अनुपात निकालने के लिए जाओगे तो इसको 200 से जब 2 से काटोगे तो 300 बटे 200 के समथिंग आएगा। ध्यान से सुनना, अब 300 बटे 200 देखकर तुम्हारे मन में आएगा क्लोजेस्ट अनुपात बताना है, तो मेरे भाई ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, हालांकि ये भी और कट जाएंगे, बट हमें इनको और काटना नहीं है, हमें क्लोजेस्ट रेशियो बताना है। तो बात समझना, जैसे यहां 219 है
अगर आप इसको 220 मान लो, 220, ठीक है, तो 0 0 कट के ये 22/20 हो जाएगा, 2 से और काट लेंगे ये 11/10 हो जाएगा, तो 11/10 मतलब 1.1 आएगा, और 0 0 काट दोगे 3/2 1.5 आएगा, तो मतलब ये आ गया 1.1 और ये 1.5, ये सबसे क्लोजेस्ट रेशियो यहां पे बन रहा है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर जो है सही जवाब हो जाएगा। ये इसी प्रकार से करना था सवाल, ये मत समझना कि एग्जैक्ट 219/200 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि निकटतम वैल्यू आपको बतानी थी। तो जो अपना एरिया आ रहा है वो 1.5 आ रहा है, मतलब अपने एरिया का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है 1.5, 3/2 1.5 होता है। और जो अनुपात सवाल में दिया है, अगर क्योंकि निकटतम है ये, तो 219 को हमने 220 बनाया, तो ये 1.1 आया, तो 1.1 और 1.5 ये एकदम क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो मेरे भाई यहां पर जो ए ऑप्शन है सवाल का सही जवाब माना गया था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। एक पहलू हो गया सवाल को सॉल्व करने का, दूसरा पहलू भी इस सवाल को सॉल्व करने का है। दूसरा पहलू भी बता देता हूं आप लोगों को, गौर से देखना। एक तो ये तरीका हो गया ऊपर वाले खोखले गेंद का एरिया निकालने का, कि भैया पूरे में से जो ये दो ऊपर के नीचे के सर्कल है उनको माइनस किया और ये जो कर्व्ड था उसको जोड़ दिया। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि हो सकता है ये जो छेद है ये आर पार ना किया गया हो, है ना, तो मेरे भाई यहां पर जो है फिर ये जो कर्व एरिया है 2πrh, इसी को डायरेक्ट 4πr² में जोड़ दो, है ना। तो मेरे भाई 4πr² कितना होगा? तो 4πr² हो जाएगा आपका 400π, और 400π में ये जो 2πrh आपका आया है, आपका ये जो 400π बाहर है और इसमें ये जो 2πrh आपका आया है, तो वहां पर 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच करोगे तो वो कितना आ जाएगा आपका 20π के समथिंग आ जाएगा, समझ रहे हो। एच वहां से फिर हट जाएगा क्योंकि पूरा ड्रिल नहीं है नीचे तक, तो वो 20π और 400π, मतलब ऊपर दूसरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऊपर 420π और नीचे 400π के समथिंग आएगा। तब जब आप रेशियो निकालोगे 2 से काट के तो नीचे 200 आ जाएगा, और 420 को 2 से काट दोगे 210 आ जाएगा। तो मतलब 210 और 200 ये जो नियरेस्ट अनुपात है वो 210 के नियरेस्ट 219 तो है ना, 221 तो नहीं है, तो मतलब ये नियरेस्ट अनुपात फिर ये बन जाएगा। ये इस सवाल को करने का तरीका है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मेंसुरेशन में कुछ सवाल बड़े बेहतरीन आए हैं, तो जिनमें से एक सवाल ये बहुत प्यारा था। अब इसमें दो संभावनाएं आपको समझना पड़ेगा। एग्जामिनर ने क्लियर नहीं किया है कि जो छिद्र ड्रिल यहां पर किया जा रहा है उसको आर पार निकाला गया है या एक तरफ से ड्रिल करके बीच में छोड़ दिया गया है। जैसे अगर हम एक संभावना लगे एक तरफ से ड्रिल किया और बीच में ही छोड़ दिया, तो फिर जो दूसरा ये जो πr² नीचे वाला है ये भी काउंट, ये तो काउंट होगा नहीं, फिर केवल एक πr² और वो 2πrh काउंट होगा। और उस 2πrh में हम जो h है उसको फिर आपको 10 मानना पड़ेगा क्योंकि वो पूरा नीचे तक नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। इसलिए यहां पर ये आपका 420π हो जाएगा। उम्मीद है आप गहराई नाप पा रहे होंगे। तो एक बढ़िया सवाल आपके बीच में आया था। तो दोनों संभावना हमने आपको बता दी। पहले तो हमने पूरा एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया कि इसमें रियल में ये सवाल क्या है, फिर आपको ये भी बता दिया कि ये क्या चाह रहा था एग्जामिनर, कि आप कुछ इस प्रकार से सोचें। मतलब बढ़िया सवाल मुझे लगा, बहुत अच्छा सवाल। अगर इस टाइप का सवाल एएलपी में पूछा गया है मेंसुरेशन चैप्टर से, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल देखो गौर से। देखो यहाँ पे एक ये सवाल था कि 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी को इतनी स्पीड से भरा जाना है, 2 मीटर की वृद्धि होने में कितना समय लगेगा। तो इस सवाल को भी आपको डायरेक्ट करना था, मैंने कराया भी था आपको ऐसा सवाल कि देखो एक टंकी आपको भरनी है जो 200 मीटर लंबी है, 150 मीटर चौड़ी है, और पानी की जो वृद्धि है वो 2 मीटर की इसमें होनी चाहिए। इस टोटल वॉल्यूम में आप पानी के वॉल्यूम से भाग लगाएंगे तो जो एरिया है पानी का वॉल्यूम जहां से जा रहा है वो एरिया है 1.5 × 1.25, और इसमें एरिया में स्पीड का गुणा करने पर वॉल्यूम आता है। तो स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां इसको 5/18 से भाग लगा देंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और यही आपकी टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी। आप यहां से टाइम की वैल्यू निकालोगे तो सेकंड में निकल कर आएगा। पूरा कैलकुलेशन हम ये यूट्यूब पर आपको करा चुके हैं एक सवाल में, इसी में सेम आपको पता होगा। तो जो भी वो सेकंड में निकल कर आएगा, जब आप उसको मिनट बनाओगे तो मेरे भाई 96 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। मतलब आप इसको सॉल्व कर लो, 96 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां से जो निकलेगा, यहां से जो टाइम आपका निकलेगा वो सेकेंड में निकलेगा। क्यों गुरु जी सेकेंड में क्यों निकलेगा? क्योंकि ये सब मीटर में दिए हुए थे, है ना, और ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड उसको हमने मीटर पर सेकेंड में बना लिया। तो यहां से जो टाइम निकल कर आएगा वो सेकेंड में निकल कर आएगा, उसमें 60 का भाग लगाओगे तो 96 मिनट आ जाएगा। गुरुजी आपने कैलकुलेशन क्यों नहीं करी? क्योंकि हम ये करा चुके हैं सवाल यूट्यूब पर शाम को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो मेंसुरेशन का। बढ़िया सवाल आए थे यार इस बार। किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहले अगर एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रहा होगा तो रेडियस में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के बाद 4 पाई ब्रैकेट में r प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया होगा, और इन दोनों एरिया का जो अंतर है वो बाबू यहां पर 704 के बराबर आपको दिया हुआ है। यहां से आपको त्रिज्या इस सवाल की पता करनी है कि त्रिज्या कितनी होगी। क्लियर है? तो मेरे भाई आप 4 पाई को यहां से आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस इसका होल स्क्वायर खोल दो आर स्क्वायर प्लस का 2r और प्लस का 4 और माइनस का यहाँ केवल आर स्क्वायर बचेगा, और बराबर में आपका ये 704 है। ध्यान से सुनना भैया, बहुत ध्यान से, ठीक है। और ये जो 4 पाई है इसको थोड़ा 4 गुणा 22/7 लिख दो आप लोग यहाँ पर, 4 गुणा 22/7, और इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा, 11 दूनी 22 होता है, 11 छक्का 66 होता है। यहाँ कितना बचेगा आपका, तो यहाँ पर 4 बचेगा, 11 चौके 44 होता है, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 8 से 64 कटेगा, 8 64 8 बार, ठीक है। गौर से सुनते रहना भैया। और ये 7 का इधर 8 में गुणा होगा जाके, तो 2r प्लस 4 बराबर 7 8 56, और 56 में -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 56 - 4 52, और 2 से 52 को काट दोगे तो रेडियस का मान यहां से कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, ठीक है भाई। बट ऐसा तो यहां दिया नहीं गया है। पूछा क्या है, प्रयोग करके वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। वृद्धि के बाद त्रिज्या पूछी है ना, तो 2 सेंटीमीटर की वृद्धि और कर दी गई थी, तो वृद्धि के बाद की त्रिज्या यार यहां से 28 सेंटीमीटर निकल कर आ रही है। कोई मिस्टेक तो नहीं हमने कर दी है, एक बार और मुझे देखना पड़ेगा। किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तो 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया तो एरिया में ये वृद्धि हो जाती है। तो यहां से 4 पाई आर स्क्वायर प्लस का 2r प्लस का 4 माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, और 11 दूनी 22, 64 बार कट गया, 4 दूनी 8 8 64 8 7 56, तो 56 माइनस 4, 56 माइनस 4 करोगे 52 आएगा, और 2r बराबर 52 है तो r बराबर 26 हो गया। वृद्धि के बाद त्रिज्या पूछी गई है, तो मेरे भाई 26 में 2 जोड़ के 28 आंसर आना चाहिए यार इसका है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आफ्टर द इंक्रीज। सब कुछ तो बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं, कोई मिस्टेक तो नहीं किया है मैंने यार। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 पाई यहां रख दिया कॉमन लेकर, फिर अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 दूनी ओके, मिस्टेक यहां पर हुई है, सॉरी 2r नहीं आएगा। जब 2ab करोगे ना तो यहाँ पे 4r आ जाएगा, 4r, यही मिस्टेक हुई है। तो जब यहाँ 4r आएगा मतलब 2 का हो गया ना, तो इसका आधा करके 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, मतलब 28 का आधा। गुरुजी ये क्या कर रहे हैं आप, देख लो भाई क्या कर रहे हैं, तो मैं समझा ही देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे 4r प्लस का 4 बराबर 7 8 56, 56 माइनस 4 करोगे जब आप, 56 माइनस 4 तो मेरे भाई 52 आएगा, और 4r बराबर अगर 52 है तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका 13, तो r बराबर 13 हो गया। इंक्रीज के बाद आपसे रेडियस पूछिए तो 13 और 2 15 आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है, 15 सेंटीमीटर। मतलब बढ़िया सवाल था ये, थोड़ा यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया था, 2ab जब किया था ना 4r आना चाहिए था, नहीं तो पहले बार में आ जाता। क्लियर है, आगे बढ़े, 15 सेंटीमीटर आंसर होगा। अगला सवाल देखो ध्यान से भाई, ये कह रहा है यदि दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है। ये वाला सवाल गलत पूछा था रेलवे ने, रेलवे के जो ऑप्शन थे वो मिस्टेक थे, सबने इस पर ऑब्जेक्शन भी डाला है, इसका नंबर सबको फ्री में मिलेगा। बट यहाँ जो है सही सवाल देख लो क्या है, कि दीवार का 10% भाग मोटर से भरा है, 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए इतने 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 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या क्या होगी। तो आपका जो टोटल वॉल्यूम यहां पर है वो 24 मीटर को आप लोग सेंटीमीटर बनाओगे, 2400 सेंटीमीटर गुणा 800 सेंटीमीटर और गुणा 60 में गुणा करोगे 100 का, तो 6000 सेंटीमीटर। और ये जो है इसमें से 10% मोटार है तो इसका 90% जो होगा मटेरियल होगा, तो इसका 90% निकालो मेरे भाई, यहाँ 100 का भाग हो जाएगा ना, और इसमें एक ईंट के एरिया से भाग लगा दो, यानी 24 गुणा 12 गुणा 8, ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ ईंटों की संख्या यहां से निकल कर आएगी। तो 24 से ये कटेगा आपका 100 बार कट जाएगा, 8 से ही कटेगा 100 बार कट जाएगा, 12 से ही कटेगा मेरे भाई 500 बार कट जाएगा, ठीक है, 0 0 कट जाएगा यहां से आपका, और एक 0 से 0 काट दो, तो 9 पना 45 हो गया, और 0 देखो 1 2 3 4 5, तो 45 के पीछे 3 और 2 5 0, ये आपका इस सवाल का सही जवाब था 45 लाख। बट ऐसा आपको दिया नहीं था, ऑप्शन ये दिए हुए थे, तो यहां पर ये ऑप्शन सारे गलत रेलवे नहीं दिए हुए हैं, ठीक है मेरे भाई। आंसर इस सवाल का 45 लाख आएगा। क्लियर है, तो इस पर ऑब्जेक्शन डाल दिया था सभी ने, इसके नंबर आपको सभी को फ्री में मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, एक कालीन की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया गया है जिसकी चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई 1.44 गुना था। मतलब एक कालीन की सप्लाई के लिए किसी ने ऑर्डर दिया जिसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है मेरे भाई, और उसकी जो चौड़ाई 6 मीटर और लंबाई का जो मान है
वो चौड़ाई का 1.44 गुना है, मतलब 6 गुणा 1.44 ये लंबाई है। कह रहा है कि उस कालीन का मूल्य कितना है जिसकी लंबाई चौड़ाई पहले कालीन के 40 और 20% अधिक है, मतलब इससे 40% अधिक, ये आपका दूसरी चौड़ाई यहां पर आ जाएगी, और इसका 25% अधिक निकाल दो, ये दूसरी लंबाई आ जाएगी, ठीक है। और ये दोनों लंबाई और चौड़ाई जो है इनका गुणा करके इसमें 45 रुपए का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। ये भी एक बढ़िया सवाल पूछा गया था। तो ये सवाल कुछ थे आपके मेंसुरेशन वगैरह से। अब टॉपिक नंबर 15 में ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल और देख लो कि इस बार कैसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल देखिएगा। जैसे ज्योमेट्री का ये सवाल आपसे पूछा गया था, गौर से देखो, बढ़िया सवाल लगा मुझे। कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताओ, कोई जैसे वर्ग है और इस वर्ग का विकर्ण है 7√2, तो इसकी भुजा हो जाएगी 7, और अगर वर्ग की भुजा 7 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। तो सवाल ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके आधार की लंबाई वही है जो एक वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग की भुजा 7 हो गई तो परिमाप 28, मतलब इस त्रिभुज की जो आधार की लंबाई है वो 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका एरिया इतना है। तो अगर किसी वर्ग का एरिया 169 है तो उसकी भुजा 13 होगी, तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। सवाल कह रहा है इसका एरिया बताओ। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो मतलब 28 गुणा 13, ये वाला सवाल था। ये जो कटेगा 14 बार, और 14 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। तो 13 चौके 52 कि 2 हासिल 5, 13 एकम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18। तो 182 जो है इस सवाल का आंसर था। मतलब यहां पर थोड़ा लैंग्वेज की ट्विस्टिंग अच्छी करी गई थी, तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया था, ठीक है। अगला देखो, एबीसी और डीईएफ दोनों समरूप हैं और भुजाओं का अनुपात दिया 1/4, लेकिन उल्टा एरिया डीईएफ ऊपर और एबीसी नीचे एरिया पूछा था। तो जो भुजाओं का अनुपात होता है ना 1/4, उसका स्क्वायर एरिया होता है। तो जिस क्रम में दिया है अगर उसी क्रम में पूछता तो आंसर 1/16 होता, भुजा का स्क्वायर। पर उल्टा करके पूछा है तो 16 का उल्टा होकर आंसर जो है आपका बी ऑप्शन यहां पर था 16। लेकिन जल्दीबाजी में कई लोग 1/16 लगा के आगे इस सवाल में। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताना आपकी शिफ्ट में इनमें से कौन सा सवाल आया था और आपका सही हुआ या गलत हुआ, है ना। आगे अभी लास्ट में बात करेंगे। एक समबाहुभुज में 20 विकर्ण हैं, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो किसी भी बहुभुज में डायरेक्ट फ्रॉम द क्लास सवाल है। तो इस बहुभुज, किसी भी बहुभुज में जो विकर्णों की संख्या होती है वो n(-3/2 होती है, और ये विकर्ण हमें यहाँ 20 दिए हुए हैं। अब मेरे भाई इस 2 का इधर 20 में मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएगा। इनकी वैल्यू को आप एज्यूम करो, n की वैल्यू को यहां से मन लगाकर एज्यूम करो। बाकी ऑप्शन से भी चाहो तो रख लो, जैसे n की वैल्यू हम 8 रख दें तो 8 और 8 में से 3 माइनस करोगे 5, 8 पंजे 40 वेरीफाई हो गया। तो n की वैल्यू यहां पर 8 थी, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और जिसमें एंगल Q और R के जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो यहां मिल रहे हैं, और जो एंगल P है ये 75 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये कौन सा इन सेंटर वाला एंगल हो गया ना। तो इन सेंटर वाला एंगल होता है थीटा प्लस 90, मतलब 90 प्लस थीटा/2, 90 प्लस थीटा/2। तो 90 प्लस थीटा कितना, 35 का आधा 37.5, तो 90 और 37.5 को जोड़ देंगे 127.5 इसका आंसर था, ठीक है भाई। इस प्रकार के सवाल थे। एक चतुर्भुज जेकेएलएम में जेकेएलएम की माप अलग अलग दी हुई है, तो ये कौन सा त्रिभुज यहां पर होगा, ट्रेपेजियम होगा। हमेशा ध्यान रखना, काइट से कंफ्यूज मत करना, आमने सामने के एंगल उसमें कई बार बराबर होते हैं, लेकिन यहां पर सारा रेशियो अलग अलग है, सारे एंगल अलग अलग होंगे, सारे एंगल अलग अलग होंगे, तो उसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, यानी कि ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है भाई। एलजेब्रा का सवाल देख लो कैसा आया था। एलजेब्रा का सवाल इस प्रकार का था, 3 पेंसिल 5 कलम, तो 3x + 5y = 101 हो जाएगा, 5x + 3y = 91 हो जाएगा, xy की वैल्यू आ जाएगी, 2x + 2y का मान आपको निकालना था, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये वाला सवाल था, तो इसमें एक बिंदु से ही सवाल हो रहा था, केवल एक बिंदु से, और वो बिंदु ये था कि जब आप इन दोनों इक्वेशनों का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन दोनों ब्रैकेट का, तो -c का जब -c में मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस का c² आएगा, और ये पूरा आगे कहीं कटेगा भी नहीं। तो ना तो यहाँ प्लस का c² था, ना यहाँ प्लस का c² था, केवल इसी ऑप्शन में प्लस का c² था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। गुरुजी ये क्या कर रहे हो, ये एग्जाम का तरीका है, और क्या कर रहे हैं, इसका बताना था कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा a - 3b - c का होल स्क्वायर। मतलब ये डायरेक्ट आपके सवाल थे, ऐसा कोई सवाल नहीं था। अब यहां पर ये घातांक कड़ी का सवाल था, तो p/q है, q/p है, उल्टा कर देंगे, p/q तो पावर -q हो जाएगी, और दोनों पावर को बराबर कर देंगे। 2m + 2 बराबर एक p/q है, ये q/p है, उल्टा करोगे ना p/q तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो -9 और +m हो जाएगा। यहां से 2m में से m घटाओगे m बचेगा, और -9 में -2 जोड़ोगे जाकर, तो m की वैल्यू यहां पर -11 थी। इस प्रकार के सवाल आपका 22
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को घटाने पर, तो अगर आप वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को घटाओगे तो ये आएगा। तो मेरे भाई यहां पे क्या था, यहां पे आपका कुछ भी कट नहीं रहा है, ठीक है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ोगे 2y स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 कॉमन ले लोगे यहां से, अंदर बचेगा आपका क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर था, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया आपने, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट देखो ऑप्शन में यहां गेम हो गया, ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, क्यों, क्योंकि यहां से माइनस कॉमन ले लो अंदर से। तो मेरे भाई जब आप अंदर से माइनस कॉमन लोगे तो -2 बाहर हो जाएगा और ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, मतलब -2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपका ऑप्शन मिलेगा आपको कोई ना कोई, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये, ठीक है। तो इस प्रकार की घुमावदार बातें, बढ़िया बढ़िया बातें पूछी गई थी। ये स्टैटिस्टिक्स है आपका, तो स्टैटिस्टिक्स के डायरेक्ट सवाल था कि भाई अगर आंकड़ों का बहुलक ये है, माध्य ये है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला लगाओ और माध्यिका बताओ। तो एक फॉर्मूला होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका बराबर 2 गुणा माध्य, 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक यानी कि मोड, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड। ये फॉर्मूला लगा के आपको इन सभी सवालों का आंसर बताना था। इसी फॉर्मूले पर सारे सवाल ये आपके आए थे, ठीक है। ज्यादातर ये सारे सवाल इसी फॉर्मूले पर थे। आशा और उम्मीद, ये एक सवाल अलग था कि आंकड़ों का बहुलक अगर 7 है तो k का मान बताओ। मतलब सबसे ज्यादा बार यहां पर 7 आया है तो k का मान क्या होगा। अगर सबसे ज्यादा बार 7 आया तो 1 2 3 बार 7 ये आ गया, और 6 देखो 1 2 3 बार 6 यहां पर भी है। तो बहुलक अगर 7 है तो फिर बहुलक यहां पर ये जो 2k + 1 है इसकी वैल्यू भी 7 होनी चाहिए। तो 2k + 1 की वैल्यू अगर आप 7 के बराबर करोगे तभी तो 7 बहुलक बनेगा यार, नहीं तो 6 और 7 की संख्या 3 3 है, वो 6 भी बहुलक हो जाएगा। अगर बहुलक 7 है तो फिर 7 को एक बार और आना चाहिए, तो जो वेरिएबल छुपा हुआ है ना वही 7 है। तो 2k + 1 की वैल्यू 7 कर दो, यहां से k का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 7 - 1 6, 2 3 3, 2 3 6, ठीक है भाई। तो ये सवाल आपके बाकी के चैप्टर्स के थे। आशा और उम्मीद है कि आपको सवाल बहुत मजेदार लगे होंगे और उससे भी मजेदार लगा होगा सॉल्यूशन, और उससे भी मजेदार लगा होगा मास्टर। तो अगर आप नए हैं अपने इस परिवार पे तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दबा के वीडियो को लाइक कर दें और सभी तक शेयर कर दें, एक बार फैला दें। आपकी सेवा में इसी प्रकार लगे रहेंगे। कुछ और मेरे दोस्त अगर आपको चाहिए है ना, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम वो चीज भी आपको पढ़ा देंगे यूट्यूब पर। बाकी कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताएं, बहुत मेहनत से आपको देखो लगातार पढ़ाया है। कमेंट आप जरूर करना कैसी लगी, ठीक है। और अगर स्पीड ज्यादा लगी हो तो माफ करना, लेकिन स्पीड कम करने का यूट्यूब पे सॉल्यूशन है, इसलिए थोड़ी स्पीड हम ज्यादा लेकर चले हैं। अगर आपको ज्यादा लगी है तो थोड़ी सी कम कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड, ठीक है। और अच्छे से मन से पढ़ो। फाउंडेशन बैच में अगर जुड़ना है तो वहां बिल्कुल 0 लेवल से धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं। रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आपको ALP NTPC JEE ग्रुप D RPF किसी की भी, मैथ रीजनिंग और साइंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका ये परिवार, विद द बेस्ट कंटेंट, और ऐसा कि हूबहू पेपर में मैच होगा, ये मेरा वादा है। ALP में भी हुआ है, पीछे भी हुआ है, आगे भी होगा, ठीक। तो बैच के बारे में जानकारी हम दे देते हैं। एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड कर लो, लिंक हम इस वीडियो के कमेंट में आपको दे देंगे। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आपको सबसे बेस्ट बैच अगर कोई हमसे पूछेगा तैयारी के लिए तो वो ड्रीम रेलवे बैच है। इसके अंदर हमारा पूरा रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, मतलब जो यकीन बैच है ना मेरा पूरा रिकॉर्डेड, वो पूरा इसके अंदर है। रुक्मिणी बुक की पूरी प्रैक्टिस है, यूथ बुक की मैथ रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस है, पूरा मैथ रीजनिंग और साइंस को 0 लेवल से हमारी टीम ने और हमने मिलकर आपको पढ़ाया है। मतलब बहुत कंटेंट इसमें है और लगातार लाइव क्लास भी आपको मिल रही है। तो रेलवे की तैयारी के लिए हमारा ये नया बैच है, फ्रेश नया बैच, सबसे जरूरी है आप सभी के लिए। आप जरूर इस बैच में जुड़ जाएं और तैयारी करें, बेस्ट कंटेंट पढ़ें, अच्छे अध्यापक से मजा आएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इस बार ALP CBT 1 की परीक्षा देकर आए हैं, तो अगर आपको आगे तैयारी हमारे साथ करनी है तो सभी लोग हमारे नए CBT 2 वाले बैच में जुड़े। मुख्य द्वार बैच नाम है इसका, CBT 2 लेवल की इसमें हम डायरेक्ट आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। मजा आ रहा है इस बैच में, इतनी खतरनाक कंटेंट, इतना खतरनाक प्लानिंग के साथ हम क्लास ले रहे हैं कि आपका दिल गार्डन हो जाएगा। अगर आप मुख्य द्वार बैच में जुड़ेंगे तो आपको एक कूपन कोड है ऑफ 100, वो लगाना है तो इसकी फीस कम हो जाएगी। अगर आप ड्रीम रेलवे बैच में जुड़ेंगे तो इसमें एक कूपन है RRB जोन RRB ZONE, वो लगाओगे तो इसकी फीस कम हो जाएगी। आशा और उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी, मजा आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और बाकी तो लव यू ऑल, ठीक है। देखते हैं आपके कैसे कमेंट आते हैं। चलिए बाय बाय।